नमस्ते भाई लोग। भाई सारा भाई है ना, राम राम। भाई हम पढ़ रहे हैं भाई, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास पढ़ रहे हैं। वो भी हम सात सात संभाग और 41 जिलों के अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक भाई, वर्तमान में आपको पता है 41 जिले हैं और 7 संभाग है, उनके हिसाब से हम भाई राजस्थान का संपूर्ण इतिहास पढ़ रहे हैं। जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा भाई प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल भाई? प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। कंप्लीट पढ़ेंगे भाई इस चैप्टर को आज। देखो भाई, आज पहले बता देता हूँ भाई, क्लास लंबी रहने वाली है क्योंकि ये काल बहुत बड़ा है आपके सामने। ठीक भाई, हाँ। तो आपको धैर्य बनाए रखना है, आराम से आपको समझना है, पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे इस चैप्टर को भाई। तो सभी से दरख्वास्त है भाई, क्लास में आगे बढ़ने से पहले भाई जो मेरे नए साथी हैं वो क्लास से भाई लाइक और शेयर कर दिया जाए और चैनल से फटाफट भाई जुड़ भी जाए। देखो भाई, एक बार आपको क्या करना है भाई, जो रैंकर ऑनलाइन क्लासेज है भाई, ये इस पे जाके आपको एक बार प्लेलिस्ट को कम से कम एक बार चेक करना है भाई। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको संपूर्ण जिला दर्शन पढ़ा रखा है और राजस्थान का इतिहास, ठीक भाई, जो हम पढ़ रहे हैं भूगोल, और ये कला और संस्कृति 41 जिलों और 7 संभागों के अनुसार हम पढ़ रहे हैं भाई हम। ठीक भाई, हाँ। और इसके अलावा भाई मैंने यहाँ पे सोर्स भी, रीड के सोर्स भी उपलब्ध करवा रखे हैं। कोई आपके एग्जाम है, जैसे आर्मी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, जो भी एग्जाम है आपके जिसके अंदर मैथ आती है, उसके सारी प्लेलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक भाई, ये क्या होगा आपको भाई, जब आप एग्जाम में जाओगे तो उससे आपके एक दिन पहले पढ़ने के लिए बहुत, एक दिन में मतलब 1 घंटे में रिविजन कैसे करें, ठीक भाई, मैथ का, तो वो आपको संपूर्ण पढ़ा रखा है आपको। अब एक बार जाके कृपया करके देख लिया जाए। देखो भाई, चलते हैं हम प्रागैतिहासिक काल को समझते हैं भाई। तो पहले इनके बारे में समझते हैं क्यों है ये प्रागैतिहासिक काल। देखो भाई, अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से भाई, अध्ययन करने के लिए हमें कुछ सुविधा रहे, तो भाई इस दृष्टि से विद्वानों ने अतीत में मानव द्वारा किए गए सभी कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है। भाई हमें अध्ययन की दृष्टि से भाई विद्वानों के द्वारा, मानव द्वारा किए गए कार्य को 2 भागों में विभाजित किया है, केवल हमारी सुविधा के लिए। ठीक भाई, हमारे जैसे गरीब लोगों को देखे। एक तो ऐसा है, एक तो इतिहास के रूप में बांट दिया है और एक पाक इतिहास के रूप में बांट दिया है। देखो, प्राक इतिहास के रूप में, देखो इतिहास किसे कहते हैं? जब से मानव ने लिखना पढ़ना सीखा है, जब से मानव ने पढ़ना लिखना सीखा है, तब से वर्तमान तक का जो काल है तक के क्रियाकलापों को इतिहास में सम्मिलित किया गया है। भाई जब से पहले, भाई पहले तो आपको पता है लोग पढ़ते नहीं थे भाई, ठीक भाई, हाँ। जब से मानव पढ़ना लिखना सीखा है तो उसको आपने इतिहास के अंदर रख दिया गया है। और जब से मतलब पढ़ने लिखने से पहले, जब मानव पढ़ने लिखने नहीं जानते थे, आग जलाना नहीं जानते थे, ठीक भाई, यहाँ पे, तो उस इतिहास को क्या बोलते हैं भाई? प्राग ऐतिहासिक। देखो, इतिहास से पूर्व के जो मानव के क्रियाकलापों को हम प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। देखो, बात करते हैं मानव की पृथ्वी पर। देखो यहाँ पे प्रभादुभाव से प्रारंभ होकर जब से उसने पढ़ने लिखने का ज्ञान प्राप्त किया है, तब तक के क्रियाकलापों को यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल माना गया है। ठीक भाई, जब से पृथ्वी पर जब मानव का जन्म होता है, वहां से लेकर जब मानव पढ़ना लिखना जानता है, उससे पहले, तो इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं और इसी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। मतलब कुल मिला के हम अनपढ़ लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक भाई, बात करते हैं हम यहाँ पे, और इसी कालखंड को हम प्रागैतिहासिक कालखंड कहते हैं भाई। ठीक भाई, तो पैर चलते हैं भाई, इसको नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, बात करते हैं इस, देखो विश्व के संदर्भ में, देखो विश्व के संदर्भ में लेखन कला का आविष्कार यहाँ पे भाई 3000 ईसा पूर्व से पहले, ठीक भाई, पश्चिमी एशिया में स्थित, ठीक भाई, मेसोपोटामिया सभ्यता में दिखाई देता है। देखो, जो लेखन कला का आविष्कार है भाई, आप देखते हो भाई, सर्वप्रथम हमें इस लेखन कला का आविष्कार कहां से होता है? देखो, ये 3000 ईसा पूर्व की पहले की बात कर रहा है, ये यहां से भाई आप देखोगे पश्चिमी एशिया में स्थित एक स्थान है मेसोपोटामिया सभ्यता। ये मेसोपोटामिया जो सभ्यता है, यहां से पता चलता है भाई, यहाँ पे भाई मानव 3000 पूर्व ईसा पूर्व पढ़ने लिखने लग गए थे। ठीक भाई, यहां से बात करते हैं हम। यहाँ पे यह लिपि पढ़ी जा चुकी है, लेकिन भारतीय, देखो देखिए, ये तो विश्व की बात हुई, लेकिन भारतीय क्षेत्र में स्थित तत्कालीन जो हड़प्पा है, देखो जो हड़प्पा कालीन सभ्यता है, स्थल है, हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित लिपि है जो अभी तक क्या है, निर्वाधित है, रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है।
देखो एशिया में, विश्व में बात करें तो विश्व में बात करें भाई, पढ़ने लिखने की कला का सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आपको पता चल गया भाई, पश्चिमी एशिया क्षेत्र में है। ठीक भाई, मेसोपोटामिया सभ्यता से पता चलता है भाई, मानव इस 3000 ईसा पूर्व से पढ़ने लिखना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन भारत के अंदर भाई हड़प्पा ये जो सभ्यता है, यहाँ से पता चलता है, यहाँ पे हमें लिपि मिलती है। ठीक भाई, लेकिन ये लिपि है जिसको हम भाई केवल लिपि मिल रही, ये कितनी साल पुरानी है, क्या है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। ठीक भाई, तो भाई यहाँ से पता चलता है हमारे हड़प्पा जो सभ्यता है, यहाँ पे लिपि मिली है। ठीक भाई, यहाँ से पता चलता है भाई, यहाँ पे हड़प्पा कालीन लोग हैं जो यहाँ पे पढ़ने लिखने जानते थे। तो बात करते हैं हमें, परंतु ये स्पष्ट है कि हड़प्पा संस्कृति के निवासी पढ़ना लिखना जानते थे। भाई लिपि मिली है, लिखी हुई कुछ चीज मिली है, तो इसका मतलब ये पढ़ना लिखना जानते थे। तो यहां से पता चलता है। और राजस्थान में कहां से? देखो राजस्थान में, देखो ये सवाल पूछा गया है, राजस्थान में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया है? तो 1950 में किया गया। भाई ये सवाल पूछा गया है, इसको आप याद रखोगे भाई। राजस्थान में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का गठन भाई 1950 के अंदर किया गया है। ठीक भाई, देखो भाई चलते हैं हम आगे। इस प्रकार बात करते हैं, देखो अध्ययन की दृष्टि से, जब बात करें भाई अध्ययन की दृष्टि से, मानव के जो संपूर्ण इतिहास है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। देखो इतिहास के भी बारे में, देखो इतिहास हम केवल आज प्रागैतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं ना, लेकिन थोड़ी बहुत एक जानकारी ले लेते हैं भाई इतिहास के बारे में। ठीक भाई, इसके बाद में हम प्रागैतिहासिक, भाई हमने आपको पता है इसको हमने 2 भागों में बांटा था। भाई आपको पता है इसको हमने 2 भागों में बांटा था। देखो यहाँ पे, देखो हमने देखो यहाँ पे अध्ययन की सुविधा के लिए यहाँ पे विद्वानों के द्वारा अतीत में मानव द्वारा किए गए कार्यों को हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो है इतिहास और एक है प्रागैतिहासिक। ठीक भाई, प्रागैतिहास जिसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो भाई हमारा तो चैप्टर ये है आज वाला, लेकिन भाई थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में भी ले लेते हैं। ठीक भाई, संपूर्ण तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। भाई देखो यहाँ पे, देखो अध्ययन की दृष्टि से हमें मानव के जो संपूर्ण इतिहास है उसको 3 भागों में बांटते हैं। संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो है प्रागैतिहासिक काल जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक भाई, प्रागैतिहासिक काल, और एक हो गया भाई आद्य ऐतिहासिक काल, और जो ये हो गया ऐतिहासिक काल जो आप पढ़ते हो ना भाई वर्तमान में, ऐतिहासिक काल, इसके बारे में। तो भाई देखो मानव की जो संपूर्ण इतिहास को इस 3 भागों में बांटते हैं। एक तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। देखो इसका प्रागैतिहासिक काल का देखो यहाँ पे, ये ऐतिहासिक काल है भाई 20 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक का ये काल कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो ये 3000 से 600 ईसा पूर्व तक कहलाता है। लेकिन ये होता है भाई 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का जो इतिहास काल है वो ऐतिहासिक काल माना गया है। ठीक भाई, तो ये मानव के संपूर्ण इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं भाई। एक तो लेखन के आधार पे बांटा था हमने, भाई लेखन के आधार पे हमने 2 भागों में बांटा था। ठीक भाई, एक तो ऐतिहासिक काल, एक प्रागैतिहासिक काल, लेकिन हमने संपूर्ण इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है भाई। देखो इतिहास, देखो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास का वह कालखंड जिसमें लेखन कला का तो विकास नहीं हुआ। देखो लेखन कला का तो विकास नहीं हुआ है, लेकिन उस समय की लिखित सामग्री उपलब्ध भी नहीं हुई है। देखो यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का माना जाता है। बात करते हैं, देखो प्रागैतिहासिक काल, देखो ये पढ़ने वाले हैं आज हम। प्रागैतिहासिक काल किस काल को माना जाता है? जब सृष्टि का प्रारंभ होता है, जब मानव जीवन का प्रारंभ होता है और हड़प्पा कालीन सभ्यता तक, है ना, उससे पहले, तो इस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, जिसका काल चक्र है भाई 20 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक की बात कर रहे हैं। ठीक भाई, अब बात करते हैं भाई हड़प्पा। देखो इसके अंदर न तो लिखित सामग्री प्राप्त हुई है और न ही यहाँ पे लेखन कला का विकास हुआ है। ठीक भाई, यहाँ पे देखो इस काल में लिखित सामग्री तो उपलब्ध हुई है। देखो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री आपको उपलब्ध हो चुकी है, परंतु यहाँ पे वह अस्पष्ट अथवा उनकी लिपि को अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है। देखो लिखित सामग्री प्राप्त हुई है, लेकिन जो उनकी जो लिखित सामग्री है उसको अभी तक पढ़ा लिखा नहीं गया है। ठीक भाई, अब बात करते हैं भाई, ये 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक है। इसका मतलब इतिहास का वह कालखंड जिसकी पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ यहाँ पे लिखित सामग्री भी क्या होगी भाई, उपलब्ध हो चुकी है। आगे बात में, तो भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक भाई, देखो बात करते हैं हम भाई आगे।
पढ़ने वाले हैं हम, हमारा जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हमने नॉर्मल जानकारी ली है भाई। प्रागैतिहासिक काल, ठीक भाई, प्रागैतिहासिक काल। भारत में प्रागैतिहासिक युगिक, ठीक भाई, युगीन सभ्यता का विकास कहाँ पे होता है भाई? यहाँ से प्लाइस्टोन, ठीक भाई, स्टोसिन काल या हिमयुग में होता है। भाई हमें पूछा जाता है भाई भारत में जो प्रागैतिहासिक काल है ये कहाँ कब से स्टार्ट होता है? ठीक भाई, यहाँ पे भाई जरूरी नहीं है भाई मानव ने जन्म लिया है। देखो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? जब से मानव ने जन्म लिया है। और हड़प्पा जो सभ्यता है इससे पहले के जो काल है उस काल चक्र को हम पढ़ेंगे भाई, ठीक भाई। हाँ, तो इसमें जो अब जरूरी थोड़ी भाई सबसे पहले भारत पे ही मानव ने जन्म लिया है। हमने पढ़ा था भाई एशिया, पश्चिमी एशिया में, ठीक भाई, वहां पे जन्म लिया था यहाँ पे। तो भारत में प्राग ऐतिहासिक युगीन सभ्यता का विकास कहाँ पे होता है? कौन से काल से होता है भाई? हिम युग काल में होता है, जिसका हमें देखो इंग्लिश नाम भी बोल सकते हैं, ठीक भाई, प्लाइस्टो, ठीक भाई, सीन काल में होता है, प्लाइस्टोसिन काल में माना जाता है। देखो प्रारंभिक काल में मानव रहते थे, ठीक है, उनके विषय में ठीक ठीक और सही तौर पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन स्थानों पर बहुत सावधानी पूर्वक खुदाई की गई है। और इस खुदाई में उनके द्वारा प्रयोग में ली गई सामग्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे उनके औजार मिले हैं, बर्तन, ठीक भाई, जानवरों की अस्थियां आदि, ठीक भाई। इन सबसे अधिक सामग्री यहाँ से मिलती है आपको, पाषाण निर्मित थी, ठीक भाई। ये जो सबसे अधिक सामग्री मिली आपको भाई खुदाई की गई है वह यहाँ पे, ठीक भाई। तो ये खुदाई के दौरान हमें औजार भी मिले, बर्तन भी मिले, जानवरों की अस्थियां भी मिली है, ठीक भाई। लेकिन भाई सबसे अधिक जो सामग्री है ये पाषाण निर्मित सामग्री थी। और तो इसलिए इस काल को हम मानव इतिहास में पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं भाई। प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं, ठीक भाई, क्योंकि ये पाषाण निर्मित सामग्रियां सबसे ज्यादा मिली थी, इसलिए इस युग को हम पाषाण युग, ठीक भाई, के नाम से भी जानते हैं भाई। देखो धरती पर सबसे पहले मानव है जो अफ्रीका में लगभग यहाँ पे 40 लाख पूर्व, ठीक भाई, अफ्रीका में देखो धरती में सबसे पहले मानव अफ्रीका में लगभग 40 लाख पूर्व, ठीक भाई, यहाँ पे विद्यमान माना जाता था, ठीक भाई। वहां उसके जीवाश्म प्राप्त हुए थे। तो हम बात करते हैं भाई सबसे पहले मानव कहाँ पे प्राप्त हुए थे? यहाँ पे देखो धरती पर सबसे पहले मानव अफ्रीका में लगभग 40 लाख ईसा पूर्व की बात है, ठीक भाई, पूर्व यहाँ पे विद्यमान यहाँ पे प्राप्त हुए थे। राजस्थान में देखो, राजस्थान में बात करते हैं तो यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे सर्वेक्षण करें यहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर VN मिश्रा ने 1959 में यहाँ पे गंभीरी जो नदी है, गंभीरी नदी के जो पेटे से जो चित्तौड़गढ़ के किले के दक्षिण किनारे पर स्थित है, तो वहां पे भाई 242 तो पाषाण उपकरण खोजे गए थे। तो इसलिए भाई यहाँ से भाई इस काल चक्र में सबसे ज्यादा इस काल चक्र के पाषाण, देखो पाषाण निर्मित सामग्री मिली थी, इसलिए इसको हम पाषाण युगीन सभ्यता भी काल चक्र भी कहते हैं। तो भाई ये देखो धरती पे तो सबसे पहले अफ्रीका में मिले थे। राजस्थान में बात करेंगे तो चित्तौड़गढ़ में देखो यहाँ पे सर्वे किसने किया था? डॉक्टर, ठीक भाई, VN मिश्रा ने। तो 1960, ठीक भाई, 59 में यहाँ पे गंभीरी नदी के पेटे पर तट पर जो चित्तौड़गढ़ के जो किला है उसके दक्षिण किनारे पे ये मिले थे, ठीक है। 242 पाषाण उपकरण मिले थे भाई। यहाँ से ये 242 उपकरण है, 2 बार सर्वेक्षण कर एकत्रित किए गए थे, 2 बार खुदाई के दौरान मिले थे टोटल। देखो पहले प्रथम संग्रह में यहाँ पे 135, पहले संग्रह में 135 उपकरण, ठीक भाई, और द्वितीय संग्रह में 107 उपकरण एकत्रित किए गए थे। पहले खुदाई में भाई यहाँ से 135 उपकरण मिले थे, दूसरी खुदाई में भाई यहाँ से 107 पाषाण युग उपकरण मिले थे भाई। देखो बात करते हैं और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आपको पता है प्रथम संग्रह में भाई 135 उपकरण मिले थे, उनमें से तो 3 क्या थी भाई? हस्त कुल्हाड़ियां थी, 2 छिलनी थी भाई, और बात करते हैं एक कछुए की पीठ के समान यहाँ पे क्रोड था, और 9 फलक मिले थे यहाँ पे, ठीक भाई, पहली खुदाई के दौरान। और द्वितीय संग्रह में आपको पता है 107 आपको मिले थे भाई यहाँ पे, ठीक भाई, 107 उपकरण मिले थे, पाषाण उपकरण। तो यहाँ पे 107 में क्या था भाई? यहाँ पे 7 हस्त कुल्हाड़ियां थी भाई, 2 यहाँ पे, ठीक भाई, विदारणी थी, और 4 करोड़ इसके अंदर मिले थे भाई। तो ये भाई ये इनकी 2 खुदाइयों के बारे में जानकारी थी भाई। आगे बात करते हैं भाई VN मिश्रा ने यहाँ पे, ठीक भाई, VN मिश्रा ने पूर्व 1953-54 में यहाँ पे भारतीय पुरातात्विक, देखो यहाँ से भाई VN, देखो यहाँ पे भाई आपको पता है यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के अंदर किसने खुदाई की थी? यहाँ पे भाई यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में सर्वेक्षण किसने किया था? यहाँ पे भाई डॉक्टर VN मिश्रा ने किया था भाई
1959 में किया था। लेकिन इससे पहले यहाँ पे खुदाई हो चुकी है। जो किसने की थी भाई? यहाँ पे देखो 1953-54 में हो चुकी थी ये खुदाई। भारतीय पुरातात्विक और संरक्षण विभाग के प्रयासों से चित्तौड़गढ़ के जो गंभीरी और बेड़च नदी के पेटे से, ठीक भाई, यहाँ पे चौपर, हस्त, कुलाड़ी तथा फलक यहाँ पे उपकरण खोजे गए थे। लेकिन इनको क्या है, थोड़ा कम सामग्री मिली थी। लेकिन बाद में भाई मिश्रा साहब ने खोदे थे, मैं यहाँ पे सर्वे करवाया गया था, तो यहाँ पे इनको सामग्री ज्यादा मिली थी। ठीक भाई, अब बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान के प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता को जानने के लिए हम महत्वपूर्ण खोज की थी। ठीक भाई, अब देखो बात करते हैं पाषाण काल। अब इसी को प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल ही बोलेंगे हम। देखो यहाँ पे बाय मानव के अवशेषों में सबसे अधिक सामग्री जो प्राप्त होती है, आपको पता है पाषाण निर्मित उपकरण आपको मिलते हैं। ठीक है यहाँ पे, इसलिए इस मानव को हम सामान्यतः पाषाण युगीन सभ्यता मानव कहते हैं। ठीक है, अर्थात जिस काल में वह मानव इन उपकरणों का उपयोग करता रहा है उसे हम पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, और इसी पाषाण काल उपकरणों, देखो इस पाषाण काल क्या मिले, हमें उपकरण मिले थे। तो इस पाषाण काल उपकरणों के आधार पर इस युग को हम 3 भागों में क्या करते हैं भाई, बांटते हैं। तो हम पाषाण काल युग को 3 भागों में बांटते हैं। देखो देखिए यहाँ पे, तो ये भाई प्रागैतिहासिक काल ही है जिसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल का नाम पाषाण काल इसलिए मिला है क्योंकि मानव जीवन में सबसे ज्यादा पाषाण सामग्रियां मिली थी, इसलिए पाषाण काल हो गया भाई। देखो एक तो पहले है पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। बात करते हैं भाई इनका काल चक्र की बात करें तो ये भाई 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक का है। ठीक भाई, इसका काल चक्र की बात करें तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का है, और ये 10,000 ठीक भाई ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का है। ठीक भाई, तो आपको है हमने पढ़ा था भाई प्रागैतिहासिक काल है जो ये भाई 20 लाख ईसा पूर्व से 3,000 तक ही तो था भाई। भाई देखो ये 20 लाख ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक की तो था ये। ठीक है, तो इसी को तो 3 भागों में बांट रहे हैं। तो इस 20 लाख और 3,000 तक के बांट रहे हैं। देखो 20 लाख से आए थे हम पहले भाई, 20 लाख से कहां तक आ गए हम, 12,000 तक आ गए। 20 लाख से 12,000 तक, 12,000 से 10,000 तक, और 10,000 से 3,000 तक ईसा पूर्व तक की बात कर रहे हैं। देखो ये पूरा पाषाण काल है, सबसे प्राचीन जो पाषाण काल है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो पहले भाई हम इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर इन 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा भाई। चले फिर आगे देखते हैं भाई। देखो बात इस प्रकार बढ़ाते हैं पूरा पाषाण काल। देखो यहाँ पे भारत में सर्वप्रथम यहाँ पे पूरा पाषाण काल सभ्यता यहाँ पे है। इस काल के कालचक्र कहाँ पे, हमें उपकरण कहाँ से मिलते हैं, बात करते हैं भाई। देखो भारत में सर्वप्रथम यहाँ पे रॉबर्ट, ठीक है, ब्रूसफुट ने यहाँ पे 1893 ईस्वी में यहाँ पे मद्रास के पास स्थित यहाँ पे पलवरम स्थान से यहाँ पे पूरा पाषाण के उपकरण प्राप्त किए थे, जो कि एक हैंड्स एक्स मतलब हस्त कुठार थे। ठीक भाई, हस्त कुठार के रूप में प्राप्त किए थे। तो भाई ये पूरा पाषाण काल है। ठीक भाई, इसके उपकरण सबसे पहले कहां पे मिले थे, हमारे इंडिया के अंदर बात करें तो भारत में सबसे प्रथम किसको मिले थे, पहले तो ये भी ध्यान रखना है, रॉबर्ट, ठीक भाई, ब्रूसफुट, ठीक भाई, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने यहाँ पे 1863 में मद्रास के पास स्थित है पलवरम स्थान से यहाँ पे पूरा पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे, जो एक क्या थे भाई, हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार उपकरण थे। देखो बात करते हैं पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत मतलब राजस्थान में बात कर लेते हैं। पश्चिमी भारत का मतलब राजस्थान हो गया भाई। पश्चिमी भारत में पूरा पाषाण काल संस्कृति की खोज किसने की भाई, डॉक्टर H.D. सांकला ने, जो और यहाँ पे V.N. मिश्रा को जाता है। जो पश्चिमी भारत का है उसमें पूरा पाषाण काल संस्कृति की खोज का श्रेय किसे जाता है भाई, डॉक्टर H.D. सांकलिया को और यहाँ पे V.N. मिश्रा को जाता है। आपको बताया ये तो राजस्थान में खुदाई कर चुके हैं V.N. मिश्रा चित्तौड़गढ़ में। अब बात करते हैं पश्चिमी भारत में, ये कहाँ पे भाई, महाई नदी, साबरमती, ठीक है, बेड़च और बाणगंगा, गंभीरी, लूणी आदि नदियों के किनारे यहाँ पे ठीक भाई एसयू लीनियन परंपरा के यहाँ पे उपकरण खोजे गए थे। बात करते हैं हम आगे भाई राजस्थान में। देखो राजस्थान में बात करें, राजस्थान का जो डीडवाना क्षेत्र है उसके डेक्कन कॉलेज के द्वारा पूना द्वारा उल्लेखन किया गया था। ठीक है,
किया गया। और पूरा पाषाण, यहाँ पे पूरा पाषाण युग वह कालखंड है जिसमें मानव ने लगभग यहाँ पे 20 वर्ष पूर्व यहाँ पे सर्वप्रथम पाषाण उपकरण बनाए गए थे। ठीक है, 20 लाख वर्ष पूर्व आएगा यहाँ पे। ठीक है, सर्वप्रथम पाषाण उपकरण बनाए गए थे, इसलिए यह सुगढ़ नहीं, ये सुगढ़ नहीं है और मोटे और बड़े प्रस्तरों से निर्मित है। भाई ये क्या है, एक सुगढ़ नहीं है, मतलब इसका ढांचा बिल्कुल प्लेन नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मोटे हैं, बड़े प्रस्तरों से क्या है भाई निर्मित है। और कोई कोई तो भाई साधारण सा प्रस्तर भी लगता है, और इस पुरा पाषाण युग में भी सबसे पहले निर्मित किए होंगे। बात करते हैं भाई यहाँ पे इसी आधार पर, अर्थात उपकरण तकनीकी आधार पर हम पूरा पाषाण युग कालखंड जो लाखों वर्षों का है उसको 3 खंडों में बांटते हैं। आपको पता है भाई पूरा पाषाण काल है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। क्यों बांटते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई जो बनाने की तकनीक थी, भाई आपको पता है जब भाई ये पाषाण उपकरण बनाए गए थे, तो ये पाषाण उपकरण हर टाइप के अलग अलग बनाए गए थे। ठीक है, तो इसको हम 3 टाइप में बांट दिए गए। देखो देखिए बात करते हैं कैसे कैसे। देखो भाई चलते हैं हम आगे। देखो निम्न पुरा पाषाण युग, देखो भारत में निम्न पुरा पाषाण संस्कृति की खोज का श्रेय किसे जाता है। पहले तो बात ये आरबुसफुट को जाता है। ठीक है, आरबुसफुट को जाता है। और 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पलरम नामक स्थान से अवशेष खोजे गए थे। परंतु निम्न पुरा पाषाण की वैज्ञानिक तथा विविध तकनीकी का खोज किसे जाता है भाई, येल और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किसे भाई HD, ठीक है, HD टेरा और TT पेटसन को जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई मानव के सबसे प्राचीन उपकरण जो सामान्य रूप से उपलब्ध नदी तल के प्रस्तर पर निर्मित है, उन्हें हम गोलाश्म उपकरण भी कहते हैं और शंकु उपकरण भी कहते हैं और चापर उपकरण भी कहते हैं। भाई जो इस काल के जो उपकरण है भाई, तो ये क्या है, गोलाश्म मतलब लगभग गोल है, को आकार नहीं दिया गया है, पत्थर उठा के लेके आ गया और उसको उपकरण बना दिया। ठीक है, नॉर्मल उसका शंकु उपकरण है, चापर उपकरण कहा जाता है। देखो हस्त कुठार, ठीक है, हस्त कुठार हैंड केस, ठीक है, हैंड एक्स का निर्माण हुआ है। इसके अंदर जो प्रारंभ में विकृत या धार युक्त हस्त कुठार बना है। तपस्यात यहाँ पे विदारणी, ठीक है, यहाँ पे कलीवर का निर्माण हुआ है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है भाई निम्न पुरा पाषाण युग है, इसका खोज का श्रेय किसे जाता है भारत में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें आपको पता है किस आकार के उपकरण हुआ करते थे, यह आकार हो गया। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे कैसे उपकरण, कौन से उपकरण मिलते थे भाई, हस्त कुठार यहाँ पे और विदारणी उपकरण यहाँ के अंदर निर्माण हुआ था। इस युग के पाषाण उपकरण कौन से, देखो यहाँ पे पहल, ठीक है, पहलगाम कश्मीर के अंदर मिला था। शिवालिक क्षेत्र है। देखो जो इस निम्न पुरा पाषाण के उपकरण मिल रहे हैं, तो ये कहाँ कौन से स्थान पे मिल रहे हैं भाई, ठीक है, पहलगाम कश्मीर के अंदर, शिवालिक क्षेत्र पंजाब में, ठीक है, बेलंद घाटी उत्तर प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भीम बेटका के अंदर निम्न पुरा पाषाण के उपकरण मिलते हैं भाई। डिंगारिया, ठीक है, मानगढ़ और नाथ द्वारा, हमीरपुर, ये मंडरिया, ठीक है, मंडपिया और यहाँ पे बिगोद, यहाँ पे बंथली देवली और ये टोंक, ये सभी कहाँ पे मिलते हैं भाई, राजस्थान में। तो आपको ये कुल मिला के राजस्थान वाले ध्यान रखने स्थान, जहाँ पे देखो ये सारे स्थान है जहाँ पे हमें निम्न पुरा पाषाण युग के उपकरण मिलते हैं। नेवासा महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, हुसंगी कर्नाटक तथा तमिलनाडु के चेन्नई के निकटवर्ती क्षेत्रों में ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखो कार्बन 14 से, कार्बन जो पद्धति है, कार्बन 14 पद्धति से प्रमाणित होता है कि राजस्थान संपूर्ण भारत में निम्न पुरा पाषाण मानव का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र था। सबसे सर्वाधिक प्राचीन केंद्र की बात करें तो ये आपका राजस्थान था। देखो भैया आगे बात करते हैं हमने पढ़ा था भाई पुरा पाषाण काल, अब पढ़ रहे हैं हम मध्य पुरा पाषाण काल। देखो इस युग में मानव ने यहाँ पे ठीक है, चपटे फलकों पर पतले उपकरणों का निर्माण किया था। पहले तो क्या था भाई, गोल उपकरण हुआ करते थे, पत्थर उठा के लेके आगे बना दिए। ठीक है, अब थोड़े चपटे होने लगे। बात करते हैं इस मध्य आकार के हस्त कुठार विदारणी और विभिन्न प्रकार की यहाँ पे खुर्चियां, ठीक है, यहाँ पे छिदक यहाँ पे शामिल थे। पहले तो ये 2 ही थे, अब इसके अंदर आगे ये छिदक वाले भी आगे, छेद करने वाले उपकरण भी आगे। इस काल के उपकरण कहाँ कहाँ पे मिलते हैं भाई, यहाँ पे भीम बेटका, ठीक है, नेवासा, बूढ़ा पुष्कर, ठीक है, लूनी घाटी डीडवाना, ठीक है, जायल, होकरा और नर्मदा नदी किनारे समनापुर आदि स्थानों पर इसके उपकरण औजार मिले आपको। ठीक है,
को बात करते हैं भाई उच्च पुरापाषाण युग। उच्च पुरापाषाण युग के बारे में बात करें भाई, तो ये मध्य पुरापाषाण युग संस्कृति धीरे धीरे, जो मध्य पुरापाषाण युगीन संस्कृति है ये धीरे धीरे उच्च पुरापाषाण युग संस्कृति के रूप में विकसित होने लग गई। तो इस युग के उपकरण मुख्यतः ब्लेड पर निर्मित थे। किस पे भाई? ब्लेड पर निर्मित थे। आपको पता है जो निम्न पुरापाषाण युग था उसके उपकरण थे क्या? गोलाकार थे। बाद में चपटे आने लग गए। अब क्या हो गया? और चपटे करोगे तो क्या हो जाएंगे? ब्लेड के रूप में हो जाएंगे। तो ये जो पूरी संस्कृति है इसके उपकरण है ब्लेड पर क्या थे भाई? निर्मित थे। बात करते हैं इस युग में पूर्वकालीन उपकरणों के साथ साथ यहाँ पे ब्लेड, ठीक भाई, पूर्वकालीन उपकरण कौन से भाई? यहाँ पे देखो हस्त कुठार भी, विदारणियां, ठीक भाई, यहाँ पे कुर्चियां और ये छिदक। इसके साथ साथ यहाँ पे इसके अंदर कौन से? ब्लेड, ठीक भाई, ब्यूरिन तथा पॉइंट नामक उपकरणों का निर्माण इसके अंदर इस काल के अंदर किया गया था। तो ये उपकरणों के नाम याद रख लेना कुल मिला के, और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक भाई। और आपको ये ध्यान रखना है ये इसके कहाँ पे मिलते हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से प्राप्त उपकरणों के आधार पर इस युग की अवधि देखो, इस युग की अवधि भी देखो यहाँ पे 45,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक निर्धारित की गई है। ओके भाई, हाँ देखो भाई आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। अब आपको पता है राजस्थान में पाषाण काल, ठीक भाई, पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन से हैं ये देखते हैं भाई। यहाँ पे बात करते हैं भाई हमीरगढ़, ठीक भाई, मानगढ़, नाथ द्वारा, यहाँ पे जहार, ठीक भाई, जहाजपुर, कुवारिया, गिलुड़ आदि इसके प्रमुख केंद्र है। और आपको पता है देवली टोंक है, नवाघाट है, चंबल और भामनी नदी के तट पर इसके उपकरण मिलते हैं, ठीक भाई, पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। देखो यहाँ पे मंडपिया नगरी और हिरोजी का खेड़ा, ठीक भाई, बल्लू खेड़ा, बेसरोडगढ़, बेड़च और गंभीरी नदी के तट पर। और यहाँ पे सिंगारी पाली, ठीक भाई, और समदड़ी बालोतरा के अंदर। यहाँ पे मानगढ़, ठीक भाई, अलवर के अंदर। और डिगरिया और विराटनगर कोटपुतली बहरोड के अंदर जिलों के पुनर्गठन से पूर्व ये जो समदड़ी पहले बाड़मेर के अंदर आता था, विराटनगर जयपुर के अंदर आता था। ये जो प्रमुख स्थान है आपके सामने, वहां पे राजस्थान में पाषाण काल के प्रमुख केंद्र है, ठीक भाई। अब बात करते हैं इस युग के जो पाषाण काल से बने उपकरण हैं ये कैसे थे भाई? किस विधि पर थे भाई? हैंड एक्स की खोज, ठीक भाई, हैंड एक्स की खोज राजस्थान में यहाँ पे किसने की थी भाई? C.A. हेकर ने यहाँ पे जयपुर और इंदरगढ़ में की गई थी। आपको तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है, ठीक भाई। अधिकांश विद्वानों की मान्यता यह कि भारत में पूर्व पाषाण काल की अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। तो इस काल में अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। लेकिन भाई पूर्व पाषाण काल में मनुष्य पूर्णतः आखेड़ पर निर्भर था। उसका जीवन पूर्णतः प्रकृति, ठीक भाई, प्राकृतिक था, पूरी पृथ्वी पर निर्भर था भाई। वह उपभोक्ता हुआ करता था, केवल उपभोक्ता हुआ करता था मात्र था, ठीक भाई। उत्पादक करना नहीं जानता था, केवल खाना जानता था, उत्पादन करना नहीं जानता था। देखो ये है यहाँ पे कंदमूल, शिकार, मछली से भोजन प्राप्त करता था भाई। मानो पूर्व पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन, ठीक भाई, वास्तुकला, ठीक भाई, मर्तभांड कला से क्या था भाई? अपरिचित था। न तो भाई पशुपालन करना जानता था, न कोई भाई वास्तुकला, ना ही ये कोई मार्तभंड कला से भाई परिचित था भाई। इस समय के मनुष्य में किसी भी प्रकार की धार्मिक और लोकातर भावना का उदय नहीं हुआ था, ठीक भाई। अब बात करने वाले हैं हम आगे मध्य पाषाण काल। किस काल के बारे में भाई? मध्य पाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ भाई देखो भारत में मध्य पाषाण के उपकरणों की सर्वप्रथम खोज देखो 1867 ईस्वी में की गई है। और किसने भाई? CL, ठीक है, ठीक है, कार्लाइन ने यहाँ पे विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में की गई है। पहले तो बात ये होगी मध्य पाषाण में राजस्थान में कहाँ पे मिले भाई? ये बागौर तथा, ठीक है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से यहाँ पे, ठीक है, 5000 ईसा पूर्व के आसपास के पशुपालन के यहाँ पे प्राचीनतम अवशेष भी मिलते हैं। तो आपको ये पूछा जाता है भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पशुपालन के सबसे प्राचीनतम अवशेष कहाँ पे मिलते हैं भाई? देखो यहाँ पे राजस्थान के बागौर, ठीक है, राजस्थान का कहाँ पे भाई? राजस्थान का एक तो बागौर क्षेत्र हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से यहाँ पे 5000 ईसा पूर्व से पहले यहाँ पे, ठीक है, इस युग के यहाँ पे क्या मिलते हैं भाई?
पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। तो हमें पता चलता है भाई यहाँ से इस मध्य पाषाण, देखो यहाँ पे मध्य पाषाण युग में पशुपालन का होना स्टार्ट हो गया था। ठीक भाई, इस युग में पाषाण उपकरणों का आकार प्रकार ठीक भाई क्रमशः छोटा होता गया था और लगभग 1.5 सेमी हो गया था। ठीक भाई, आकार लगभग क्या होता गया भाई, छोटा जैसे जैसे आया ठीक भाई समय परिवर्तन होता गया, आकार छोटा हो गया और ये लगभग आकार पूछा जाता है भाई 1.5 सेमी तक हो गया था। ठीक भाई, इनको इस लघु आकार के कारण, देखो इस लघु आकार के कारण इसे हम लघु पाषाण उपकरण या सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी कहते हैं। तो पूछा जाता है कौन से काल को हम, मध्य पाषाण काल को हम लघु पाषाण उपकरण या सूक्ष्म पाषाण उपकरण के नाम से भी जानते हैं भाई। राजस्थान और गुजरात के ठीक भाई पुरास्थलों से ज्ञात होता है कि इस युग का मानव ठीक भाई आखेटक ठीक भाई खाद्य संग्रह अवस्था में रहता हुआ पशुपालन की ओर अग्रसर था। ठीक भाई, आगे बात करते हैं इस युग का जो मानव है, देखो ये मानव है सौंदर्य के प्रति क्या हो गया था भाई, जागरूक हो गया था। इसलिए उन्हें गले में, देखो आप कैसे पता चला है, क्योंकि गले में मणकों का हार मिलता है। तो हम ऐसे मान सकते हैं भाई इस युग में भाई फैशन के बारे में जानने लगे थे लोग। तो कान में कुंडल भी मिले थे अब आपको यहाँ पे ठीक भाई, अंगुलियों में अंगूठी आदि आभूषणों के को धारण किया हुआ था। इस काल में यहाँ पे पारिवारिक प्रथा का जन्म भी हो गया था भाई। परिवार बेटा पुत्र ऐसा कुछ होने लग गया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ठीक भाई शवों को भी लोग यहाँ पे झोपड़ियों के भीतर ही क्या करते थे, दफनाने लग गए थे। भाई कोई अपना होगा तभी तो दफनाएंगे भाई। तो अपनापन कब आता है, जब पारिवारिक हो, कोई समाज पारिवारिक हो। तो यहाँ पे पता चलता है ये पारिवारिक प्रथा यहाँ से स्टार्ट हो गई थी भाई। और उनके किसी विशिष्ट विश्वास ठीक भाई मृत्योपरांत जीवन समृद्धि की ओर यहाँ पे भी संकेत करता है भाई। तो ये भाई आपका मध्य पाषाण क्या था, युग था। अब बात करते हैं यहाँ पे मध्य पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन से है। ठीक भाई, राजस्थान में मध्य पाषाण प्रमुख केंद्र कौन सा था भाई, नागौर था। पूछा जाता है भाई नागौर ये मध्य पाषाण का काल का क्या है भाई, प्रमुख केंद्र है। मध्य पाषाण काल में मानव पशुपालन करने लग गया था और राजस्थान में यहाँ पे बागौर भीलवाड़ा से प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं और जो कोठारी नदी पर स्थित है। और बात करते हैं मध्य पाषाण काल पशुपालन के अवशेष। ठीक भाई, कहाँ पे मिलते हैं भाई पशुपालन के अवशेष, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। ठीक भाई, यहाँ पे बालोतरा के अंदर जो लूनी नदी से क्या होते हैं, नदी से प्राप्त होते हैं। आपको पता है तिलवाड़ा बाड़मेर जिले के अंदर आता था। पहले तिलवाड़ा बाड़मेर जिले के अंदर आता था, अब आपको पता है 41 जिले बन गए हैं। अब तिलवाड़ा बालोतरा जिले के अंदर आता है। इस काल में मानो यहाँ पे गाय बैल भैंस भेड़ बकरी घोड़ा ठीक भाई मछली बहु तो रखना स्टार्ट हो गया था। ठीक भाई, घड़ियाल आदि से परिचित था। मध्य पाषाण काल के मानव यहाँ पे पत्थरों पर चित्रों का अंकलन मतलब चित्रकला से भी ये संबंध रखते थे। अब बात करते हैं राजस्थान में इस काल के अवशेष। यहाँ पे इस काल के जो अवशेष है कहाँ पे मिलते हैं भाई, आलनिया ठीक भाई, विलासगढ़, दर्रा कोटा। और बात करते हैं विराटनगर ठीक भाई, कोटपुतली बहरोड, यहाँ पे सोहनपुरा सिक्कर ठीक भाई, हरसोर कोटपुतली। देखो दर्रा तो वो हो गया, हाँ कारण है भाई दर्रा तो कोटा का। बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सामदा खेरतल तिजारा हो गया। मध्य पाषाण काल में यहाँ पे मानव ने शवों को दफनाना प्रारंभ कर दिया था। आगे बात सुनने, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें से आपको तो कुछ ध्यान नहीं रखना है भाई, इसमें से आपको तो ये ध्यान रखना है, ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है। इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था भाई, नागौर था। और ये 2-3 बातें ध्यान रख लोगे। ठीक भाई, ये 3 बातें ध्यान रखनी है आपको। ओके भाई, बात करते हैं हम आगे। देखो मध्य पाषाण कालीन प्रागैतिहासिक ठीक भाई शैल कला। आपको पता है ये चित्रकला, देखो पत्थरों पर हमने अभी पढ़ा था भाई, ये है ना चित्र, पत्थरों पर चित्र बनाते थे। ठीक भाई, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। शैल कला के बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक काल में मानव का यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित यहाँ पे गुफाओं ठीक भाई चट्टानों में स्थित यहाँ पे गवरों नदी और कगारों से तथा अन्य शिलाखंडों द्वारा यहाँ पे ठीक भाई नैसर्गिक रूप में बने आश्रय स्थलों से संबंध रहा है, इसीलिए हम शैलाश्रम कहा जाता है। देखो बात करते हैं इन शैलाश्रमों का उच्च पुरापाषाण काल से आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किए जाने के पुष्ट प्रमाण मिलते हैं। आगे बात करते हैं भाई इनकी छतों ठीक भाई भित्तियों पर तत्कालीन मानव जीवन की विविध पक्षों पर उन्हें के द्वारा किया गया चित्रांकन प्राप्त होता है, इसलिए ये शैल चित्र
कहते हैं। देखो ये शैल चित्र उत्तर में, देखो ये आपको तो ये ध्यान रखना है, शैल चित्र उत्तर में कुमाऊं की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में केरल तक तथा पश्चिमोत्तर से पाकिस्तान से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक पाए गए हैं। तो आपको तो यही बात ध्यान रखना है भाई शैल चित्र के बारे में। चलिए भाई आगे बात करते हैं शैल चित्रों की दृष्टि से। शैल चित्रों की दृष्टि से यहाँ पे भीमबेटका मध्य प्रदेश विश्वविख्यात है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो भोपाल, ठीक है, होशंगाबाद, विदिशा, सागर, उत्तर प्रदेश में उदयपुर, उत्तर प्रदेश में बात करें भाई तो यहाँ पे मिर्जापुर इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में भाई चंबल नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है, आलनिया, ठीक है, विलासगढ़, दर्रा आदि, ठीक है, और विराटनगर कोटपुतली बेरोड, सोहनपुरा सिक्कर, हरसौर कोटपुतली बेरोड, और यहाँ पे सामदा, खेरतल, तिजारा आदि पुरातात्विक के शिलाश्रयों के चित्राकलन पाए गए हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी भाई? डॉक्टर यहाँ पे जगत नारायण ने की थी। आपको तो कुल मिला के भाई ये ध्यान रखनी है। यहाँ पे राजस्थान में शैल चित्रों की खोज किसने की थी? राजस्थान में, ठीक भाई, डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। आगे बात करते हैं डॉक्टर वी एच सोनवा ने को यहाँ पे चंद्रावती गुजरात से मध्य पाषाण युग उपकरण, ठीक है, यहाँ पे उपकरण पर यहाँ पे रेखांकन प्राप्त हुआ था। इससे इस चित्रण परंपरा का प्रारंभ मध्य पाषाण युग से तो ये स्वतः है सिद्ध हो जाता है। भाई आपको पता है यहाँ पे भाई जो चित्रकला का प्रारंभ है ये मध्य पाषाण से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो कहाँ से पता चलता है भाई? यहाँ से पता चलता है। आगे बात करते हैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर, ठीक है, वाकणकर, इसका प्रारंभ काल इससे भी पूर्व, देखो लेकिन इसके अनुसार डॉक्टर विष्णु श्रीधर, ठीक है, वाकणकर, इसका प्रारंभ इससे भी पूर्व उच्च पुरापाषाण काल से भी मानते हैं। ये चित्र अधिकतर यहाँ पे लाल और घेरू रंग के मिले हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें अधिक चित्रांकन पशुओं का अकेले तथा मोटे बड़े समूह में किया गया है। देखो बात करते हैं आदमगढ़ के जो शैलाश्रयों, ठीक है, शैलाश्रयों में यहाँ पे गेंडे के शिकार के दृश्य का चित्रण मिलता है आपको, और आखेट दृश्यों में यहाँ पे भालानुमा उपकरण हाथों में दर्शाए हुए हैं जिसे अनेक लघु पाषाण उपकरण लगे हुए हैं। आगे बात करते हैं भाई हम नवपाषाण युग, किस काल के बारे में आपको बताया, ये आखिरी है नवपाषाण युग। चलते भाई नवपाषाण युग के बारे में। भारत में नवपाषाण काल की प्रथम खोज किसने की थी भाई? आपको ये ध्यान रखना है, लेमेनिसूरियस, ठीक है, हाँ, लेमेनिसूरियस ने की थी यहाँ पे 1860 में भाई। टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में की गई थी। ये मध्य पाषाण युग मानव मुख्यतः आख्याटक था। आगे बात करते हैं भाई, इस क्रम में उसने मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था, और यहाँ पे नवपाषाण काल में पशुपालन के साथ साथ कृषि कर्म की ओर अग्रसित हो गए थे। आपको तो कुछ नहीं ध्यान रखना है भाई, आपको पता है पूरा पाषाण काल है, उसके अंदर भाई मानव ने है पशुपालन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके अंदर भाई मध्य पाषाण काल के अंदर भाई पशुपालन भी रखने लग गए थे, और शैल चित्रकला का भी विकास हो गया था, और इसमें पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लग गए थे। ये कॉमन बात है भाई। नव पाषाण काल में मानव के ऐसे पाषाण काल उपकरण का निर्माण किया जो यहाँ पे पशुपालन और कृषि क्रम में उपयोगी सिद्ध हो चुके हैं। इस उपकरणों को मनुष्य में सबसे मुख्य रूप से क्या है भाई? कुल्हाड़ी है। उपकरणों में से बात करें कुल्हाड़ी, इसके अंदर आप दिखाई पड़ेगा आपको, रुखाने भी मिलेगा, वसूला भी मिलेगा, छिद्रिक वर्त भी मिलेगा, और हथौड़ा भी अधिक प्रमुख मिलेंगे। ये उपकरण यहाँ पे बेसाल्ट या टूप जैसे कठोर प्रस्तर पर बने हैं जिन्हें घिस कीर कर चिकना पॉलिश युक्त बनाया गया है। बात करते हैं आगे, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सर्वप्रथम नवपाषाण युग की प्राचीनतम बस्तियां विकसित हुई हैं, जो लगभग कितनी है भाई? 8000 ईसा पूर्व में यहाँ पे मेहरगढ़ के आसपास दिखाई पड़ती हैं भाई। ये लोग मिट्टी के घरों में, देखो यहाँ पे मिट्टी के घरों में रहते थे, जो जौ गेहूं की खेती करते थे, और भेड़ बकरियां तथा अन्य पशु भी पालते थे। ठीक भाई, चले आगे बात करते हैं भाई साहसों,
देखो 7000 ईसा पूर्व में यहाँ पे पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ की खेती करना प्रारंभ हो गया था। भाई ये डेट ध्यान रखना है, 7000 ईसा पूर्व से पहले भाई यहाँ से पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ की खेती का कार्य प्रारंभ हो गया था। और उत्तर प्रदेश में स्थित है एक बेलन घाटी की, ठीक है, यहाँ पे कोल्डी हवा से 7000 ईसा पूर्व में यहाँ पे चावल उगाने का प्रमाण भी मिलता है। तो आपको तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे 7000 ईसा पूर्व में चावल उगाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है भाई, उत्तर प्रदेश के ठीक है, बेलन घाटी की, ठीक है, कोल्डी हवा से यहाँ पे मिलता है। हमारे देश के संदर्भ में यहाँ पे नवपाषाण कालीन कृषि पर आधारित क्षेत्रों में मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटा गया है। देखो बात करते हैं कृषि, देखो आपको पता है इस काल में कृषि का कार्य प्रारंभ हो गया था। तो इस काल कृषि कार्य को हम 3 भागों में बांटते हैं। यहाँ पे देखो सिंधु घाटी, एक तो सिंधु घाटी प्रणाली है और उसके पश्चिमी भाग में नवपाषाण युगीन संस्कृति है। और बात करें गंगा घाटी क्षेत्र में नवपाषाण युगीन संस्कृति है और दक्षिणी दक्कन में नवपाषाण युगीन संस्कृति है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे 3 भागों में आपको मिलते हैं भाई, ये नवपाषाण युगीन संस्कृति मिलती है। तो इसको 3 भागों में बांट दिया था हमने भाई। ये सभी नवपाषाण युगीन संस्कृति ये कृषि और पशुपालन पर आधारित थी। बात करें इसके प्रारंभिक शासी पश्चिमोत्तर भाग के यहाँ पे कवेटा तथा जोब घाटियों में मिलते हैं। यहाँ मेहरगढ़ से ज्ञात होता है कि यहाँ के जो लोग हैं जो लगभग 7000 ईसा पूर्व में बसने लगे थे और इस हेतु इन्होंने ईंटों और गारों के वर्गाकार या आयताकार घरों का निर्माण भी स्टार्ट कर दिया गया था। देखो भाई आगे बढ़ते हैं हम आगे। इस प्रकार राजस्थान में देखो अब उत्तर पाषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन से हैं। देखो राजस्थान में मानव मध्य पाषाण काल से सीधा उत्तर पाषाण काल में प्रवेश करता है। आपको पता है ये तो बात है। नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। देखो नव पाषाण काल के अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि आपको पता है मानव मध्य पाषाण से सीधा उत्तर पाषाण काल में प्रवेश करते हैं। इस काल का मानव पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य प्रारंभ शुरू कर दिया था। बात करते हैं राजस्थान में उत्तर पाषाण काल के अवशेष कहाँ पे मिलते हैं भाई, बनास नदी के तट पर, ठीक भाई, हमीरगढ़, ठीक भाई, जहारजपुर, भीलवाड़ा और लूणी नदी के तट पर समदड़ी बालोतरा और भड़नी टोक में मिलते हैं। बात करते हैं भाई इस काल में मानव पहियों से परिचित हो गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है नव पाषाण काल में भाई उत्तर पाषाण काल में बात करते हैं उत्तर पाषाण काल के बारे में, तो इसमें ये मानव पहियों से परिचित हो गया था और यह कपास की खेती भी करने लग गया था। इस युग में सामाजिक रूप से व्यवसाय के आधार पर जाति व्यवस्था का सूत्रपात भी हो गया था। व्यवसाय कार्य के हिसाब से भाई जाति व्यवस्था को भी बांट दिया गया था। बात करते हैं उत्तर पाषाण काल में यहाँ पे मर्त भांड कला का भी उदय हो गया था। कुम्हार का चाक इसी काल का द्योतक है, मतलब उदाहरण है। और उत्तर पाषाण काल में मनुष्य वस्त्र निर्माण भी करने लग गया था। गृह निर्माण पॉलिशिंग प्रणाली का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। और उत्तर पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग भी होने लग गया था यहाँ पे, और अग्नि की सहायता से यहाँ पे भोजन पकाने भी लग गए थे। आपको तो ये ध्यान रखना है अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे कौन से काल में होता है भाई, उत्तर पाषाण काल में होता है। इस काल में मानव खेती करना ठीक है, कृषि कार्य के माध्यम से उत्पादन करना सीख गया था और जानवरों को पालतू बनाने की प्रक्रिया मध्य पाषाण के अंतिम चरण से शुरू होती है। आगे बात सुनिए। हाँ, पशुपालन के बाद कृषि कार्य की शुरुआत नव पाषाण काल में होती है। देखो बात करते हैं हम यहाँ पे जानवरों को पालतू बनाने की जो प्रक्रिया है मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कृषि कार्य की जो शुरुआत है ये केवल पूरी नव पाषाण काल से होती है। बात करते हैं नव पाषाण के मानव है जो जीवन है स्थिति ठीक है ग्रामीण जीवन था। नव पाषाण के लोग पूर्णतः पत्थर से बने औजार पर निर्भर थे। देखो भाई आगे बढ़ते हैं हम। ताम्र पाषाण काल है और एक लोहा युगीन काल है। भाई ये भी पढ़ लेते हैं, 2 पॉइंट बच गए भाई। राजस्थान में ताम्र पाषाण काल से संबंधित स्थल कौन से हैं। देखो तांबे से ठीक है, तांबा के औजार कहां से मिले थे ये बात करते हैं बेस। ये है आहड़ ठीक है, यहाँ पे है झाडोल, यहाँ पे है भाई बालाथल। भाई ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है भाई, कैसे भी याद रखो भाई। बालाथल और चित भावड़ी की ठीक है, किराडोत और यहाँ पे
नंदलालपुरा जयपुर, और यहाँ पे साबड़िया, पुंगल बीकानेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कुराड़ा परबसर, और यहाँ पे पिंड पहाड़िया चित्तौड़, और यहाँ पे मलाहा भरतपुर, यहाँ पे ठीक भाई ओजियाना ब्यावर, बड़ेश्वर डूंगरपुर और गणेश्वर सिक्कर आदि स्थानों पर आपको ताम्र पाषाण काल के यहाँ पे उपकरण मिलते हैं। जिलों के पुनर्गठन से आपको पता है, पहले कुराड़ा परबसर, ठीक भाई नागौर, यहाँ पे कुराड़ा परबसर में और नागौर, ठीक भाई ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर और गणेश्वर सिक्कर जिलों के अंदर आता था। बात करते हैं लोहा युगीन सभ्यता के स्थल कहाँ से प्राप्त होते हैं। लोहा युगीन सभ्यता के जो स्थल हैं ये है भाई सांबर जयपुर वाला है, 9 है भरतपुर वाला पढ़ा था हमने, ठीक भाई जिला दर्शन में पढ़ा था भाई। यहाँ पे सोनाहरी सिक्कर है, रेहड़ सभ्यता भी पड़ी थी, नगर नेणवा टोक, यहाँ पे भीनमाल जालोर या नगरी चित्तौड़, ठीक है हरजोधपुरा, विराटनगर कोटपुतली बहरोड, ये आदि जो सभ्यता स्थल है ये है लोहा युगीन सभ्यता स्थल है, और ये ताम्र युगीन पाषाण युगीन सभ्यता स्थल है। भाई इसको नोट कर लिया जाए। देखो भाई जो आपका ये प्राग ऐतिहासिक काल था भाई ये पूर्णतः क्या हो गया भाई कंप्लीट हो गया है। तो सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई क्लास को आप लाइक करोगे भाई, कम से कम भाई 10 लोगों के साथ शेयर करोगे भाई, और जो मेरे नए साथी हैं भाई कृपया करके हमारे चैनल से जुड़ जाए भाई। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, और नेक्स्ट क्लास में भाई हम जरूर मिलते हैं, तब तक के लिए भाई टेक केयर, सी यू बाय, ओके।